आज से पहले आपने हजारों मूवीज की एक्सप्लेनेशन सुनी होगी और आज की मूवी आपको सिखाएगी कि कैसे प्यार परिवार हमारी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। सो वेलकम टू माय चैनल। तो तैयार हो जाओ एक और कहानी का हिस्सा बनने के लिए। बी विद यू। इस कहानी की शुरुआत एक 6 साल के बच्चे से होती है। इस बच्चे का नाम यूवी होता है। यूवी के हाथ में एक किताब होती है और वो इस किताब से कहानी पढ़ रहा होता है, जिस कहानी में बताया जाता है कि धरती और स्वर्ग के बीच एक अलग सी दुनिया है जिसे क्लाउड लैंड कहा जाता है। इंसान जब मर जाता है तो वो क्लाउड लैंड पर तब तक रहता है जब तक उन्हें याद किया जाता है। यहाँ पर हम एक पेंगुइन को देखते हैं जो क्लाउड लैंड से नीचे अपने बच्चे को देखकर बहुत रोती है, क्योंकि वो अपने बच्चे के पास जाना चाहती है। और हर बरसात के मौसम में जिस ट्रेन से बरसात की जाती है वो उसी ट्रेन से अपने बच्चे से मिलने आ जाती है। और पूरे बरसात के मौसम में वो अपने बच्चे के साथ बहुत खेलती है। और जब बरसात का मौसम खत्म हो जाता है तो उसे वापस जाना पड़ता है, लेकिन अब वो बहुत खुश है। इस कहानी को यूवी पढ़ रहा होता है और वो इस कहानी पर विश्वास कर लेता है। उसे ये लगता है कि जो कुछ भी इस कहानी में लिखा हुआ है वो सब कुछ सच है। असल में यूवी की मॉम की मृत्यु हो चुकी है और आज उनके घर पर बहुत सारे लोग आए होते हैं। वो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी वो लोग कहते हैं यूवी के पैदा होने के बाद से ही यूवी की मॉम की तबीयत खराब रहना शुरू हो गई थी और इसी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। यूवी को ये लगने लगता है कि उसकी मॉम की मृत्यु उसकी वजह से हुई है। समय यूं ही गुजर जाता है और 1 साल बाद भी यूवी अपनी मॉम को बहुत मिस करता है। इसीलिए वो रात को अपनी मॉम के कबर्ड में जाकर उनके कपड़ों के साथ सो जाता है। और अगली सुबह हम यूवी के पिता माइक को देखते हैं जो यूवी के लिए ब्रेकफास्ट बना रहे होते हैं। जब माइक यूवी के कमरे में जाता है तो वो देखता है कि यूवी अपने कमरे में नहीं है। माइक समझ जाता है कि यूवी अपने मॉम के कबर्ड में होगा। वो अपने बेटे को उठाता है और जब यूवी बाहर आता है तो टीवी पर न्यूज आ रही होती है जिसमें बताया जाता है कि 1 वीक के अंदर मॉनसून आ जाएगा। इसका मतलब बारिश का मौसम शुरू हो जाएगा। यूवी ये सुनकर बहुत खुश हो जाता है और वो अपने डैड से पूछता है क्या हर साल बारिश होती है। उसके डैड कहते हैं हाँ, हर साल होती है। वो आती है और चली जाती है। तो यूवी अपने डैड से पूछता है क्या आप एक्साइटेड हैं। उसके डैड कहते हैं मगर क्यों। तो यूवी अपने डैड से कहता है मॉम हमसे मिलने के लिए आने वाली है। वो हर साल बारिश के मौसम में वापस आ जाएंगी। ये सुनकर माइक थोड़ा हैरान होता है, लेकिन वो यूवी का दिल नहीं तोड़ना चाहता था। माइक कहता है हमें इंतजार करना होगा और देखते हैं कि क्या होता है। यूवी भी कहता है मॉम अपना प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ती और ऐसा किताब में भी लिखा है। उसके डैड इस बात का कोई जवाब नहीं देते। यूवी अपने स्कूल के लिए तैयार होता है और इनका घर हमेशा बिखरा रहता है क्योंकि उसके पिता को ये सारी चीजें ठीक से रखने का समय नहीं मिलता। माइक अपने बेटे को स्कूल छोड़ने के लिए जाता है। यूवी के स्कूल में आज रेस होती है जिसमें सबको अपने डैड के साथ दौड़ना है। यहाँ पर माइक भी अपने बेटे यूवी के साथ इस रेस में पार्टिसिपेट करता है और जब माइक भाग रहा होता है तो फिनिशिंग लाइन से पहले उसे चक्कर आ जाते हैं। माइक बेहोश हो जाता है और यूवी अपने डैड को गिरता हुआ देखकर उनकी तरफ जाता है और इसके बाद शाम को ये दोनों घर जा रहे होते हैं। तभी यूवी अपने डैड से कहता है हमें घर जाकर ब्लैंकेट धोने होंगे क्योंकि जल्द ही बारिश होने वाली है और जल्द ही बारिश के मौसम में हमें ब्लैंकेट्स की जरूरत होगी। क्योंकि यूवी को इस बात पर पूरा यकीन होता है कि बारिश के मौसम में उसकी मॉम उसके पास लौटकर वापस आएंगी। वो बारिश और अपनी माँ का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। अब अगली सुबह जब यूवी सोकर उठता है तो वो देखता है कि बाहर बारिश हो रही है। वो अपने डैड को उठाता है और घर से रेनकोट पहनकर भाग जाता है। उसके डैड भी उसके पीछे जाते हैं और यूवी सीधा रेलवे स्टेशन जाता है क्योंकि उसने किताब में पढ़ा था कि पेंगुइन की माँ उससे मिलने के लिए ट्रेन से आई थी। यूवी को लगता है कि उसकी माँ रेलवे स्टेशन पे होगी और जब वो वहाँ पर पहुँचता है तो वो देखता है कि उसकी माँ वहाँ पर नहीं होती। वो अपने डैड के साथ वहाँ पर बैठकर बहुत देर तक इंतजार करता है। माइक अपने बेटे को समझाने की कोशिश करता है लेकिन यूवी उसकी बात नहीं मानता। वो कहता है मॉम ने मुझसे प्रॉमिस किया था और मॉम अपना प्रॉमिस हमेशा पूरा करती हैं। माइक अपने बेटे को गोद में उठाकर यहाँ से जाने लगता है। यूवी घर नहीं जाना चाहता। वो बोलता है कि मुझे नीचे उतारो, मगर माइक ये जानता है कि यहाँ पर इंतजार करने का कोई फायदा नहीं है। ये दोनों एक टनल के पास पहुँचते हैं लेकिन तभी वहाँ पर माइक को एक साया दिखता है और यूवी को यकीन होता है कि ये उसकी मॉम है और भागते हुए उसके पास जाता है जहाँ पर एक लड़की बैठी होती है। उसके चेहरे पर बाल होते हैं और जब वो बाल ऊपर करती है तो माइक पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। ये सच में उसकी मॉम होती है। यूवी अपनी मॉम को देखकर बहुत खुश हो जाता है। वो उसे मॉम कहता है लेकिन वो लड़की यूवी को नहीं पहचानती। वो पूछती है
तुम कौन हो? यूवी उसे बताता है कि मैं तुम्हारा बेटा हूँ। यहाँ पर माइक को कुछ भी समझ में नहीं आता कि ये लड़की कौन है और यहाँ पर क्या हो रहा है। उस लड़की को अपने बारे में कुछ भी याद नहीं होता। यूवी अपनी मॉम को अपने साथ अपने घर ले आता है। घर आने के बाद यूवी अपनी मॉम को सब कुछ बताता है, यहाँ तक कि उनकी मृत्यु के बारे में भी। वो कहता है कि आप क्लाउड लैंड से वापस आई हैं। लेकिन माइक अपने बेटे को अपने साथ ले जाता है और वो कहता है हमें मॉम को सब कुछ नहीं बताना चाहिए। ऐसा करने पर उनके दिमाग पर गहरा असर पड़ सकता है, जिससे वो हमें फिर से छोड़कर चली जाएंगी। यूवी अपनी डैड की बात समझ जाता है और इसके बाद वो अपनी माँ मैरी के पास जाता है। मैरी इनसे सवाल पूछती है मैं टनल के अंदर क्या कर रही थी, और वो क्लाउड लैंड के बारे में भी पूछती है, क्योंकि अभी अभी यूवी ने उसे बताया था कि वो क्लाउड लैंड से वापस आई है। अब ये दोनों मिलकर एक कहानी बनाते हैं और मैरी को बताते हैं कि तुम्हारी तबीयत खराब थी और जिस हॉस्पिटल में तुम थी उस हॉस्पिटल का नाम क्लाउड लैंड था, लेकिन कल तुम ठीक हो गई थी। इसीलिए आज हम रेलवे ट्रैक के पास हाइड एंड सीक खेलने के लिए गए थे, जहाँ पर तुम अचानक से बेहोश हो गई और उसके बाद तुम्हें कुछ भी याद नहीं रहा। मैरी इनकी बातों से हैरान होती है, लेकिन वो इनकी कहानी पर विश्वास कर लेती है। अगले दिन माइक यूवी को स्कूल छोड़ता है, मगर माइक के जाने के बाद यूवी घर वापस आ जाता है और वो अपनी माँ से झूठ बोलता है कि आज टीचर नहीं आई थी। असल में वो अपनी माँ के साथ कुछ वक्त गुजारना चाहता है, क्योंकि पिछले 1 साल से वो अपनी माँ का इंतजार कर रहा है। यूवी अपनी मॉम के साथ घर पर बहुत खेलता है। ये दोनों हंसते हैं, गाते हैं और खेलते हैं। जब शाम को माइक वापस घर आता है तो वो देखता है कि उसकी पत्नी उसके बेटे के साथ बॉक्सिंग कर रही है। इसके बाद ये सब के सब खाना खा रहे होते हैं, लेकिन यूवी खाना नहीं खा रहा होता। वो कहता है मुझे मॉम के हाथ का राइस केक खाना है। ये सुनकर मैरी राइस केक बनाना शुरू करती है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं होता कि कैसे राइस केक को बनाया जाता है। इसीलिए वो पैन में ऑयल डालकर उसमें कुछ डाल देती है और जब ऑयल गर्म हो जाता है तो उससे चीजें उछलकर बाहर आना शुरू हो जाती है। मैरी को बचाने के लिए माइक मैरी को पकड़ लेता है और वो गर्म चीज मैरी पर नहीं गिरती, बल्कि वो माइक पर गिर जाती है। इसके बाद मैरी माइक की बॉडी पर दवाई लगाती है और वो पूछती है मैं तुम्हारे और मेरे बारे में सब कुछ जानना चाहती हूँ। हमारी शादी कैसे हुई, हम दोनों कैसे मिले। और इसके बाद माइक कहानी सुनाना शुरू करता है और यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पर हम माइक और मैरी को देखते हैं जो एक ही स्कूल में थे और माइक मैरी को बहुत पसंद करता था, लेकिन कभी भी उसने उसे अप्रोच नहीं किया था। इनका स्कूल खत्म हो जाता है और मैरी दूसरे शहर में शिफ्ट हो जाती है, लेकिन माइक कई बार उसे कॉल करने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो कभी भी ऐसा नहीं कर पाता। फाइनली वो एक दिन मैरी से बात कर लेता है। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। माइक एक बहुत अच्छा प्रोफेशनल स्विमर होता है और एक दिन जब वो नेशनल्स के लिए जाता है तो वो वहाँ पर अचानक से बेहोश हो जाता है। डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसके ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम है जो उसके हार्मोन्स को कंट्रोल नहीं कर पाते, इसीलिए ज्यादा थकने पर या अपने दिमाग पर ज्यादा प्रेशर लेने की वजह से वो अचानक से बेहोश हो जाएगा। इसका कोई भी इलाज नहीं है। माइक को जब इस बात का पता चलता है तो वो मैरी से ब्रेकअप कर लेता है। मैरी को माइक की मेडिकल प्रॉब्लम के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। ये दोनों एक दूसरे से 1 साल तक दूर रहते हैं, लेकिन माइक मैरी को नहीं भुला पाता। इसीलिए वो शहर जाता है जहाँ मैरी पढ़ती है। वो उसे आखिरी बार देखना चाहता है, वो उससे बात करना चाहता है, लेकिन इससे पहले कि वो उससे मिल पाता वहाँ पर एक लड़का गाड़ी लेकर अचानक से आ जाता है। माइक समझ जाता है कि मैरी इस रिश्ते से बाहर निकल चुकी है, इसीलिए वो वापस लौट जाता है और कुछ महीने बीत जाते हैं और एक दिन माइक को मैरी का कॉल आता है। वो कहती है मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, और जब माइक उससे मिलने जाता है तो वो उसे गले से लगा लेती है, क्योंकि उसे माइक की मेडिकल प्रॉब्लम के बारे में सब कुछ पता चल गया है और माइक अपनी मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से उससे दूर हुआ है। कहानी वापस प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ पर हमें माइक और मैरी को दिखाया जाता है जो एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं और माइक मैरी को बताता है और उसके बाद तुमने ग्रेजुएशन छोड़ दी, जबकि तुम्हारे पेरेंट्स हमारी शादी के खिलाफ थे, लेकिन फिर भी तुमने मुझसे शादी की और उसके 1 साल बाद हमारे घर में यूवी आया। ये सब के सब एक दूसरे के साथ बहुत एंजॉय करते हैं। ये सुबह ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, तभी टीवी पर न्यूज आती है कि 2 हफ्ते के बाद बारिश बंद हो जाएगी, यानी कि मॉनसून जाने वाला है। ये खबर सुनने के बाद माइक टीवी को बंद कर देता है, क्योंकि उसे भी यकीन होता है कि बारिश बंद होने के बाद उसकी पत्नी वापस अपनी दुनिया में लौट जाएगी। वहीं दूसरी ओर मैरी को दिखाया जाता है जो अपने बेटे यूवी को घर का सारा काम सिखा रही होती है ताकि फ्यूचर में उसे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। शाम हो जाती है और हमें माइक को दिखाया जाता है जो उस टनल के पास जाता है जहाँ से मैरी मिली थी। वो अपने दोस्त के साथ मिलकर इस पूरी टनल को बंद कर देता है ताकि मैरी वापस ना
जा सके। अगले दिन जब माइक काम पर होता है तो उसको एक कॉल आता है और ये कॉल उसके पड़ोसी का होता है जो माइक को बुलाते हैं। माइक उस जगह पर पहुंच जाता है और वहाँ पर उसका बेटा यूवी भी होता है। उसके पड़ोसी बताते हैं यूवी रोज हमारी गाड़ी पर सोप लगाता है। माइक अपने बेटे से पूछता है तुम ऐसा क्यों करते हो, लेकिन यूवी वहाँ पर कुछ भी नहीं बताता। लेकिन जब ये घर वापस आ रहे होते हैं तो यूवी अपने डैड को बताता है कि उसके दोस्त ने बताया था कि जब भी उनकी गाड़ी वॉश होकर आती है तो उस दिन रेन होती है और इसीलिए वो उनकी गाड़ी पर सोप लगाता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि बारिश बंद हो जाए और उसकी मॉम उसे छोड़कर जाए। यूवी की आंखों में आंसू होते हैं, वो बहुत इमोशनल हो जाता है क्योंकि अब वो अपनी मॉम को नहीं खोना चाहता। वहीं दूसरी ओर हमें यूवी की मॉम को दिखाया जाता है जो माइक के दोस्त की बेकरी में जाती है। असल में वो यहाँ यूवी के बर्थडे के लिए केक लेने के लिए आई है। साथ ही साथ वो बेकरी वाले को कहती है और वो बेकरी वाला उसका दोस्त भी है, तुम्हें बहुत लंबे समय तक मेरा एक काम करना होगा। और दूसरी ओर हम माइक को देखते हैं जो टनल के पास खड़ा होता है। किसी ने टनल के बाहर से सारी लकड़ियां हटा दी है। इस बात से माइक को बहुत दुख होता है। माइक अपने घर वापस आ जाता है जहाँ पर मैरी माइक अपने बेटे यूवी का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। ये पूरा परिवार बहुत खुश होता है। मैरी कहती है काश मैं हमेशा तुम्हारे पास रह पाती। अगली सुबह हम मैरी को देखते हैं जो कि यूवी के स्कूल जा रही होती है और तभी वो देखती है कि बारिश बंद हो चुकी है। आसमान पूरी तरीके से साफ होता है यानी कि मॉनसून जा चुका है। मैरी यूवी के स्कूल जाती है जहाँ पर सारे बच्चे अपने करियर के बारे में बता रहे होते हैं। वो फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं उस बारे में बता रहे होते हैं। और जब यूवी का नंबर आता है तो 6 साल का यूवी उन सारी बातों को बताता है जो उसकी मॉम ने उसे सिखाई है कि घर का काम कैसे करना चाहिए, किसी काम को करने का तरीका क्या होता है। एक छोटे से बच्चे के मुंह से ये सारी बातें सुनकर यहाँ बैठे सारे लोग तालियां बजाते हैं। मैरी बहुत इमोशनल हो जाती है और मैरी यहाँ से निकल जाती है। यूवी जब घर पर आता है तो वो देखता है कि उसकी मॉम वहाँ पर नहीं होती और वो समझ जाता है कि रेलवे ट्रैक पर जो टनल है मॉम वहाँ गई होंगी क्योंकि अब बारिश बंद हो चुकी है। यूवी भागते हुए अपनी मॉम के पीछे जाता है जो टनल की ओर जा रही होती है। वहीं दूसरी ओर हम माइक को देखते हैं जो स्विमिंग पूल में एक आदमी को बचाते हुए वहीं पर बेहोश हो जाता है और जब उसे एम्बुलेंस से ले जा रहे होते हैं तो उसे होश आ जाता है। वो देखता है कि बाहर धूप निकली है। वो एम्बुलेंस से उतरकर टनल की ओर भागने लगता है। वहीं टनल के पास दिखाया जाता है कि मैरी टनल के अंदर जा रही है। वो भागकर अपनी मॉम को गले से लगा लेता है और अपनी मॉम से कहता है आप मुझे छोड़कर यहाँ से नहीं जाएंगी। मैरी कहती है मेरे जाने का समय हो गया है। यूवी अपनी मॉम से कहता है कि मैंने आपके रिश्तेदारों को कहते हुए सुना है कि आपकी मृत्यु मेरी वजह से हुई है। मैरी अपने बेटे से कहती है ऐसा कभी भी मत सोचना, इसमें तुम्हारा कोई भी कसूर नहीं है। मेरी जिंदगी वैसे ही होती जैसे कि आज है। अगर तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी 100 साल भी होती तो भी मुझे कोई खुशी नहीं होती क्योंकि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी तुम हो। और वहीं दूसरी तरफ माइक भी यहाँ पर पहुँच जाता है और वो आखिरी बार अपनी पत्नी मैरी को यहाँ पर देखता है और इसके बाद मैरी यहाँ से गायब हो जाती है। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ रहना सीख जाते हैं। शाम को जब माइक वापस घर आता है तो उसे एक चाबी मिलती है जिस पर एक नोट लिखा होता है। उस नोट में लिखा होता है कि स्टोर रूम में तुम्हारे लिए कुछ है। तो स्टोर रूम में उसे एक डायरी मिलती है जो कि मैरी ने उसके लिए लिखी थी। इस डायरी में लिखा होता है कि मैं शुरू से तुमसे प्यार करती थी। स्कूल छोड़ने के बाद कई सालों तक हमारी बात नहीं हुई। मैंने भी तुम्हें कॉल करने की कोशिश की थी और एक दिन जब मैंने डिसाइड किया कि मैं तुम्हें कॉल करूंगी तो उसी वक्त तुम्हारा कॉल आ गया और इसके बाद हम दोनों करीब आए। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे और एक दिन तुमने मुझे एक लेटर भेजा जिसमें तुमने ये लिखा था कि अब से हम दोनों साथ नहीं रहेंगे। हालांकि मुझे ये बाद में पता चला कि तुम्हें कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, मगर उस ब्रेकअप से मैं टूट गई थी। और कई महीने बाद जब बारिश हो रही थी तो मैं कॉलेज के बाहर आई और तभी मेरा दोस्त वहाँ पर गाड़ी लेकर आया। मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स के जेरोक्स कराने थे और जैसे ही गाड़ी थोड़ा आगे गई तो मैंने तुम्हें देखा। मैं जल्दी से गाड़ी से नीचे उतरकर तुम्हारे पीछे आई और उसी वक्त मेरा एक्सीडेंट हो गया। अगर आपको याद होगा तो माइक ने हमें कहा था कि वो मैरी से मिलने गया था, लेकिन मैरी किसी और की गाड़ी में बैठकर वहाँ से चली जाती है और माइक को ये लगता है कि मैरी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी है। मैरी ने डायरी में आगे लिखा होता है एक्सीडेंट के बाद जब मैंने आंखें खोली तो मैं टनल में थी। 8 साल बीत गए थे, यानी कि मैं फ्यूचर में आ गई थी। शुरुआत में जब मैंने यूवी को देखा तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, मगर धीरे धीरे मुझे सब कुछ समझ में आने लगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मैरी कोमा में थी और इसके बाद वो 6 महीने के बाद होश में आती है। मैरी के जागने के बाद उसे ये लगता है कि ये सब कुछ एक सपना था, लेकिन जब वो उन सारी जगहों पर जाती है जहाँ पर
पर वो माइक और उसका बेटा गया था तो उसे समझ आ जाता है कि ये सब कुछ सच है और उसने टाइम ट्रेवल किया है जहाँ पर वो 8 साल पहले भविष्य में पहुंच गई थी। यानी कि उसने फ्यूचर देखा है और 8 साल बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। अगर वो माइक से शादी करेगी तो 8 साल बाद वो मर जाएगी और अगर वो किसी और से करती है तो शायद वो लंबा जी जाए। और इसके बाद मैरी अपने आप से क्वेश्चन करती है क्या वो माइक और यूवी के बिना जी सकती है। उसके अंदर से आवाज आती है कि नहीं, शायद उसकी जान इसीलिए बची कि भविष्य में माइक और यूवी उसका इंतजार कर रहे हैं। और इसके बाद मैरी डिसाइड करती है कि अपनी जिंदगी के सबसे बेहतरीन 8 साल वो माइक और यूवी के साथ गुजारेगी। मैरी भागते हुए माइक के पास जाती है और उसे गले से लगा लेती है और वो कहती है सब कुछ अच्छा होगा, हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता। और अगर तुम्हें ये समझ आया है तो ये वही पल होता है जब ब्रेकअप के बाद मैरी पहली बार माइक से मिलने जाती है। और इसके बाद कहानी वहीं पर आ जाती है जहाँ पर माइक ये डायरी पढ़ रहा है और डायरी के अंत में लिखा होता है कि मैंने अपनी जिंदगी के सबसे बेहतरीन समय को तुम्हारे साथ बिताया है और मुझे इस बात की बहुत खुशी है। कई साल बीत जाते हैं और यहाँ पर माइक का बेकरी वाला दोस्त भी आता है जिसके पास मैरी गई थी। उसका दोस्त एक केक और एक ग्रीटिंग कार्ड लेकर आया था कि हर साल तुम्हें यूवी के बर्थडे पे मेरी तरफ से केक और ग्रीटिंग कार्ड लेकर जाना है। यूवी को जब वो ग्रीटिंग कार्ड मिलता है तो वो बहुत खुश होता है और वो कहता है मॉम, मैंने अपना वादा पूरा किया, मैं अपना और डैड का अच्छे से ध्यान रखता हूँ। यहाँ पर हमने दोनों टाइमलाइन देखी है, यानी कि 8 साल पहले की और 8 साल बाद की। ये फिल्म, ये कहानी हमें सिखाती है कि कैसे परिवार और प्यार हमारे लिए जरूरी है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। हम सबकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा होता है जिसे हम अपना परिवार मानते हैं। तो इस वीडियो के बाद उससे बात जरूर करें। कैसी लगी आपको बी विद यू, कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, इस चैनल पर अमेजिंग मूवीज की एक्सप्लेनेशन आती रहती है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूंगा तुम्हें अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।